हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप, जैसा कि मैं आप सभी को बोलता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो लोग हैं अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से कंटिन्यूअसली आगे बढ़ा रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ए पार्ट के आप कंटिन्यू अपने हिसाब से कर रहे हो। ए पार्ट के अंदर जितनी मेरे से हेल्प हो सकेगी उतनी मैं आपकी कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ, स्पेशली करंट पॉलिटी और जो भी राजस्थान जीके के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनके रिगार्डिंग। और पार्ट बी के लिए मैंने आपको कहा था कि हम 0 से लेकर 100 तक पूरा कंप्लीट करेंगे। A to Z पोर्शन हम कंप्लीट करेंगे, प्लस MCQ सीरीज़ का भी जैसे आपकी तरफ से भी डिमांड आ रही थी और मैंने भी आपको कहा था कि MCQ सीरीज़ भी हम, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे टेलीग्राम पे, हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है दोस्तों। तो उसी कड़ी के अंदर आज एक और कदम आगे बढ़ाते हुए, जो फिनिशिंग लाइन है उसके तरफ आगे बढ़ते हुए, हम डिस्कस करेंगे कार्य संचालन के जो नियम है, नगर पालिका कैसे कार्य संचालन करेगी। ये सब नियम जो हैं वो हम इस आज की सेशन के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। और इस सेशन को मेरा ज़्यादा लंबा चौड़ा करने का कोई विचार है नहीं। उसका कारण ये है कि जैसे मैंने भी काफ़ी, जैसे यूट्यूब वगैरह पे कई लोग जो हैं वो इसी टॉपिक को दो दो तीन तीन क्लास के अंदर भी समझा रहे हैं, परंतु मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है। मेरा ये मानना है कि अगर आप अ, मान के चलो, अगर 30 मिनट भी अगर ये क्लास देखते हो या XYZ कोई भी क्लास देखते हो, तो मेरा ये मानना है कि एटलीस्ट आपको 30 मिनट का कंटेंट देना, उस जो भी आपको एजुकेट कर रहे हैं, जो भी आपको पढ़ा रहे हैं, जिनसे भी आप कुछ सीख रहे हो, तो वो एटलीस्ट आपको 30 मिनट का कंटेंट तो आपको देना चाहिए। मतलब बिना फालतू की कोई भी शेरो शायरी या फिर इधर उधर की बात करने में कोई आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। हालांकि मेरा तो चलो बढ़िया ही है कि भाई चैनल का जो वॉच टाइम है वो बढ़ेगा, परंतु आपके लिए स्पेशली इस टाइम पे जब आपके पास में बहुत से ऑप्शन है एग्ज़ाम के, इस टाइम पे आपका टाइम वेस्ट करना मेरे हिसाब से ज़्यादा फायदे वाली बात नहीं है। ठीक है। तो ज़्यादा समय ना लगाते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है। तो उससे पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस को। सिलेबस में मैं आपको बात बताऊं कि बी पार्ट के अंदर, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो नगर पालिका अधिनियम 2009 है वो दिया हुआ है। उसके अलावा 3 रूल दिए हुए हैं। ठीक है। और प्लस 9 योजनाएं दी गई, ये आपका बी पार्ट है। आपको जो सिलेबस है वो मतलब वर्ड टू वर्ड पूरा याद होना चाहिए, शब्द से पूरा याद होना चाहिए। तभी आप क्या है सोच पाओगे, एक सकारात्मक सोच बनेगी कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो नगर पालिका एक्ट है, इसके अंदर जितने भी आपके चैप्टर सिलेबस में दिए गए हैं, उसको, ये जो 12 नंबर का चैप्टर है नगर पालिका, एक मिनट, नगर पालिका शक्ति एवं अपराध, इस चैप्टर को छोड़कर पूरे के पूरे जो चैप्टर हैं हमने डिस्कस कर लिए हैं यहाँ पे। अ, बस ये हमारा एक चैप्टर बचा है। ये चैप्टर जो है हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। उसका कारण ये है कि इसके अंदर 100 प्लस धाराएं हैं, लगभग 100 प्लस धाराएं हैं। अगर हम इसको पहले स्टार्ट करते तो आपके मन में ये रहता कि अभी तो काफ़ी कुछ सिलेबस हमारा बचा हुआ है। ठीक है। तो ये जो है चैप्टर है ये हम लास्ट में कर लेंगे और बहुत ही इजी चैप्टर है। ऑलमोस्ट 7 से 8 क्लास के अंदर मेरे हिसाब से फिनिश हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो धाराएं हैं वो सभी एक दूसरे से कोरिलेट है, मतलब एक दूसरे से रिलेट की हुई है। जैसे नाली है तो नाली से 4 या 5 धाराएं आ जाएंगी, फायर ब्रिगेड से संबंधित है तो 4-5 धाराएं उसकी आ जाएंगी। तो इस प्रकार लगातार एक से एक जुड़ी धाराएं हैं, तो उनको अपन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में? उसके बाद में आपके 3 रूल आते हैं। ठीक है। एक क्रय और अनुबंध से संबंधित, मतलब जो परचेजिंग और कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप कल को ईओ बन जाते हो नगर पालिका में, जो आप कुछ भी चीज़ का परचेज करोगे या फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करोगे, तो उसके बारे में हम ये इस नियम के अंदर पढ़ेंगे कि कौन कौन से तरीके से हम क्रय कर सकते हैं। उसके अलावा कार्य संचालन का जो नियम है वो आज हम डिस्कस कर देंगे और बहुत ही इजी वे के अंदर हम आज फिनिश कर लेंगे इसको। ठीक है। उसके बाद में जो नियम था वो समितियों की शक्ति, कर्तव्य और कृत्य, इसको हम लास्ट सेशन के अंदर फिनिश कर चुके हैं। ठीक है। और ये 9 धाराएं हैं। तो हम ये जो 9 धाराएं हैं ये पढ़ेंगे जनवरी महीने के अंदर। उसका कारण ये है कि ये जो धाराएं हैं इनको लेटेस्ट गवर्नमेंट
ऐड ऑन करती जा रही है और कुछ ना कुछ अपडेट होता जा रहा है इसके अंदर। तो हम जब लगभग फाइनलाइज हो जाएगा पूरा काम, तो उस टाइम ही इसको पढ़ेंगे, ठीक है। और साथ साथ में ये जितना भी पोर्शन है, चाहे वो एक्ट का है, चाहे रूल्स के हैं, या फिर जो भी योजनाएं हैं, इनके हम साथ साथ में क्या करेंगे, एमसीक्यू भी करते जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने सिलेबस का थोड़ा सा इसलिए मैंने आपको बता दिया कि जो लोग नए जुड़े हैं उनको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हमने कितना कवर कर लिया है और कितना हमारा बचा हुआ है, ठीक है। और जो पुराने लोग हैं उनको तो मैं समय समय पर बताता ही रहता हूँ सिलेबस के बारे में। और ये बुक मैंने आपको बताई थी, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें मिल रही हैं, प्लस आपको एमसीक्यू सीरीज जो है यहाँ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से क्या कर सकते हो, सीधे एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। टेलीग्राम से जुड़ने का आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको एक तो एमसीक्यू मिल जाएंगे, प्लस जो भी ये स्लाइड है, जो भी आपकी आज तक की क्लास में उन सभी की जो कंटेंट है, क्लास की जो पीडीएफ है, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। बुक ये आपको शॉर्ट फॉर्म में है, शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है अभी तक, जितना मैंने सोचा था उससे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। ऑनलाइन भी आप परचेज कर पाओगे, और इसके अलावा अगर आपको इस बुक के बारे में कोई भी क्वेरी है, तो आपको मैं लास्ट में, इस क्लास के लास्ट में आपको व्हाट्सअप नंबर दूंगा, तो आप वहाँ पे भी डायरेक्ट मैसेज कर पाओगे, ठीक है। तो उस मैसेज पे अगर आप बुक के रिगार्डिंग या फिर पार्ट बी के रिगार्डिंग कोई भी मैसेज करते हो, तो आपको तुरंत रिप्लाई कर दिया जाएगा। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में भी अगर लिखते हो, तो वहाँ से भी आपको परचेजिंग लिंक वगैरह डायरेक्ट मिल जाएंगे। आ गई बात समझ में? तो आज की जो क्लास है वो मैंने आपको पहले भी बताया कि नगर पालिका कैसे कार्य करती है, उसके बारे में हम डिटेल्ड देखेंगे। या फिर अगर मैं आपको कहूँ, ये कार्य संचालन का तो चलो नाम है, हम कुल मिला के इसके अंदर पढ़ेंगे बैठक के बारे में। नगर पालिका की जो बैठक है उसमें कार्य कैसे किया जाएगा, कौन उसका अध्यक्ष होगा, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, अगर कोई उसके अंदर नियमों के खिलाफ कार्यवाही करता है तो कैसे उसको हैंडल किया जाएगा। ये सब चीज़ें जो है हम इस नियम के अंदर पढ़ेंगे। बेसिकली यह जो नियम है, जो नगर पालिका के कार्य संचालन से संबंधित जो रूल हैं, ये 3 धाराओं पे डिपेंडेंट है कुल मिला के। जो नगर पालिका एक्ट है उसकी धारा 51, 52 और 337, जिसमें से 337 को मैंने आपको बताया था, जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति, मतलब राज्य सरकार नियम किस तरीके से बनाएगी, वो सब चीज़ें धारा 337 में दे रखा है कि राज्य सरकार क्या कर सकती है, नियम बना सकती है। उसके अलावा हमने धारा 51 और 52 जो है, पहले जैसे हम एक्ट पढ़ रहे थे उस टाइम हमने डिस्कस कर लिया था। फिर भी एक बार फिर बता दूं, क्योंकि कई लोग, जैसे मैं अपनी तरफ से ये मान के चल रहा हूँ कि आप सभी लोग क्या कर रहे हो, अच्छे तरीके से रिवाइज कर रहे हो बार बार में। और वैसे भी हम जैसे ही थ्योरी पोर्शन ख़त्म हो जाता है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे, तो उसमें वापस से चैप्टर वाइज हम एमसीक्यू कर लेंगे, प्लस प्रीवियस ईयर भी हम डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। परंतु धारा 51 में आपको एक बार फिर बता दूं कि धारा 51 जो है वो संबंधित थी बैठक से। जो भी नगर पालिका की बैठक होगी उससे संबंधित हमने प्रावधान धारा 51 के अंदर डिस्कस किए थे। तो सबसे पहले देखो, आपको थोड़ा सा मैं रिकॉल करवा दूं धारा 51। एक तो सामान्य बैठक का था कि सामान्य बैठक जो है वो 60 दिन में, 60 दिन में एक बार, और जो भी एक वर्ष होता है, एक वर्ष में कम से कम, मतलब मिनिमम 6 बैठक होनी चाहिए। मतलब सीधी सीधी बात है, अगर 2 महीने में एक बार होती है तो 12 महीने में कितनी हो जाएगी, 6 बार हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा अगर आप ज़्यादा करते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये है कम से कम। अगर आप मान के चलो एक साल के अंदर आप 8 बैठक करते हो, 10 करते हो, 12 करते हो, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, परंतु मिनिमम का आपको बता रखा है कि 2 महीने में एक बार, और 6 महीने में, सॉरी, एक, जो भी वार्षिक एनुअल जो टाइम पीरियड जाता है उसके अंदर आपको 6 बैठकें करनी है। विशेष बैठक का हमने पढ़ा था, हालांकि इस नियम के अंदर भी हम वही पढ़ेंगे, ये जो आपको मैं बता रहा हूँ इसी को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो विशेष नियम का भी मैंने विशेष बैठक का भी आपको बताया था। उसके अलावा धारा 52 जो है उसके अंदर जो पर्टिकुलर कोई एक सदस्य है, सदस्य के अधिकार दिए हुए थे,
ठीक है। कोई भी सदस्य है नगर पालिका का, उसके क्या क्या अधिकार होंगे, ये हमने कहाँ डिस्कस किए थे, धारा 52 के अंदर, जिसमें हमने प्रश्न पूछने से संबंधित था। अगर कोई सुझाव है नगर पालिका के हित में तो वो देखा था। उसके अलावा अगर कोई भी डॉक्यूमेंट चेक करने, कोई भी रिकॉर्ड चेक करने, तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी को नोटिस देकर कोई भी सदस्य जो है वो रिकॉर्ड चेक कर सकता है। ये चीज़ें हमने धारा 52 के अंदर पढ़ी थी। आई होप कि लगभग साथियों की रिवाइज हो चुकी होगी। जो भी लंबे समय से हमसे जुड़े हुए हैं उन्हें निश्चित रूप से अभी रिकॉल हो गया होगा। आज का जो सेशन है उसके अंदर हम सबसे पहला जो नियम है उसको स्टार्ट करते हैं। कोई भी अगर आप जैसे एक्ट पढ़ रहे हो 2009 का, इससे पहले हमने जो शक्तियों और कर्तव्य के बारे में हमने पढ़ा, या फिर आज का नियम है, सभी में दो जो नियम है वो फिक्स हैं। सबसे पहला नियम होगा, जो भी हम पढ़ रहे हैं, चाहे एक्ट है चाहे रूल है, उसके संक्षिप्त नाम से, मतलब उसका नाम क्या होगा, प्लस जो प्रारंभ, मतलब जो लागू होने की जो दिनांक है उसके बारे में पहली धारा हो या नियम हो उसके अंदर पढ़ेंगे। प्लस जो दूसरे नंबर का जो नियम होगा उसमें हम परिभाषाएं पढ़ते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है। तो आज का जो नियम है उसका संक्षिप्त नाम या फिर नाम क्या है, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009। ठीक है। 2009 के ये नियम है। उसके बाद में है कि ये प्रारंभ कब से होंगे, तो ध्यान रखना प्रारंभ का इस नियम में ये दे रखा है कि जब भी ये परिवर्तन होंगे, मतलब जब भी ये प्रकाशन में आएंगे, जब भी ये जो नियम हम डिस्कस कर रहे हैं, ये नियम जैसे ही प्रकाशित किए जाएंगे गजट नोटिफिकेशन के अंदर, अधिसूचना के रूप में प्रकाशित करते ही क्या हो जाएगा, ये लागू हो जाएंगे। सीधी सीधी बात दे रखी है नियम नंबर 1 में। नियम नंबर 2 के अंदर क्या है कि कुछ एक परिभाषाएं दे रखी हैं, 5 है, तो वो परिभाषाएं हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले देखो, पिछले नियमों में भी हमने पढ़ा था और यहाँ भी हम पढ़ रहे हैं कि अधिनियम, अधिनियम की परिभाषा दे रखी है। ये मतलब इस जो भी ये कार्य संचालन के नियम है, इसमें हम कुल मिला के 22 नियम पढ़ेंगे। ठीक है। 22 नियमों के अंदर कहीं भी अगर अधिनियम का नाम आता है तो उस अधिनियम का मतलब होगा कि नगर पालिका एक्ट 2009। आ गई बात समझ में। उसके बाद में अगर इस 22 नियमों के अंदर कहीं भी बैठक का नाम आता है तो इस बैठक का मतलब है कि जो भी धारा 51 के अंदर, जो भी धारा 51 के अंदर हमने बैठक के बारे में पढ़ा था। ठीक है। उसी को यहाँ पे बैठक मानना है। जो धारा 51 के अंदर हमने डिस्कस किया था वो, कि वो बैठक यहाँ पे मानी जाएगी। उसके बाद में अगर कोई प्रस्ताव से संबंधित शब्दावली आती है, कहीं भी अगर इन नियमों के अंदर प्रस्ताव की अगर चर्चा होती है तो वो प्रस्ताव हो जाएगा जो इस बैठक के अंदर कोई भी विचार करने के लिए, कोई भी चीज़ को लागू करने के लिए या हटाने के लिए, मतलब कुल मिला के उस पर चर्चा करने के लिए अगर कोई संकल्प पत्र रखा जाता है तो उसी को हम क्या मानेंगे, प्रस्ताव मानेंगे। आ गई बात समझ में। उसके बाद में नगर पालिका अगर कहीं नाम आता है, जितने भी हम आज की क्लास में जहाँ भी नगर पालिका नाम आएगा तो उस नगर पालिका का मतलब है कि उस क्षेत्र के अंदर कोई भी नगर परिषद या फिर नगर पालिका, नगर पालिका, नगर परिषद या फिर नगर निगम बोर्ड। ठीक है। इन तीनों में से जो भी बोर्ड वहाँ पे लागू होगा, कोई भी XYZ क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो भी बोर्ड लागू होगा, चाहे वो नगर पालिका है, नगर परिषद है या नगर निगम बोर्ड है, तो उन सभी को इस एक्ट में या फिर इस नियम में क्या माना गया है, नगर पालिका माना गया है। ठीक है। उसके बाद में एक बार बार हम कई नियमों में चर्चा करेंगे, पीठासीन अधिकारी। ठीक है। और मैं तो ये कहूँगा कि इन नियमों, स्पेशली इन नियमों के अंदर, कार्य संचालन नियमों में जो सर्वसर्वा माना गया है वो किसको माना गया है, पीठासीन प्राधिकारी को। तो पीठासीन प्राधिकारी कौन होगा, या तो अध्यक्ष होगा। ठीक है। अगर अध्यक्ष अनुपस्थित रहता है, अगर अध्यक्ष अनुपस्थित है तो फिर कौन होगा, उपाध्यक्ष। ठीक है। और अगर उपाध्यक्ष अनुपस्थित है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो भी नगर पालिका के सदस्य हैं वो क्या करेंगे, अपने में से किसी एक को अध्यक्ष पद पर रखेंगे।
और वही क्या माना जाएगा, पीठासीन अधिकारी माना जाएगा। तो ये चीज़ हम नियम नंबर 2 के अंदर परिभाषाएं डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ से दौर आता है नगर पालिका का बैठक होगा, ठीक है। तो ये जो नगर पालिका की बैठक है, ये लगातार अब केवल और केवल हम नगर पालिका की बैठकों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर कोई सामान्य बैठक है, वही धारा 51 वाले प्रावधान है। मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, इसमें मैंने आपको पहले भी समझा दिया था। तो सामान्य जो बैठक है वो 60 दिन के अंदर, 60 दिन में एक बार, एक वर्ष में 6 बार, ठीक है। और ये कम से कम है, ध्यान रखना। अधिकतम इससे ज़्यादा भी हो सकती है, अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है। ये हो गई सामान्य बैठक की, अगर नगर पालिका को सामान्य बैठक करनी है। अगर कोई विशेष बैठक है, कोई भी विशेष बैठक बुलानी है, आपातकालीन बैठक बुलानी है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो भी नगर पालिका के सदस्य हैं उनके 1/3 सदस्य, अगर इसको कह देते हैं अध्यक्ष को, मतलब 1/3 सदस्य, कम से कम 1/3 सदस्य क्या करेंगे, अध्यक्ष को लिखित में दे देंगे कि भैया आपातकालीन बैठक बैठ लो। अब अध्यक्ष क्या करेगा, जिस दिन को उसको अनुरोध प्राप्त होता है, अनुरोध दिनांक से 7 दिवस में, मतलब 7 दिवस के अंदर क्या होगा, जो भी अध्यक्ष होगा वो क्या करेगा, ये जो अध्यक्ष है ये 7 दिन के अंदर बैठक बुलाएगा। आ गई बात समझ में। ये तो हो गई बैठक, विशेष बैठक बुलाने के लिए। हालांकि ये सब चीज़ें हमने वहाँ पे डिस्कस कर ली थी। अगर यह अध्यक्ष विफल हो जाता है, विफल होने पर क्या होगा, जो भी पीठासीन अधिकारी है, अब यहाँ पे जो डिफरेंस है ना, वो आपको थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो डिफरेंस यहाँ पे है कि धारा 51 के अंदर तो क्या था, धारा 51 में यहाँ पे जो विफल होने पे बैठक का आयोजन कौन करवा रहा था, सीएमओ, मतलब मुख्य नगरपालिका अधिकारी करवा रहा था। परंतु यहाँ इन नियमों के अंदर विफल होने पे क्या होगा, जो भी पीठासीन अधिकारी है वो क्या करवाएगा, 10 दिन के अंदर नगर पालिका की विशेष बैठक बुलाएगा, ठीक है। ये हम पढ़ रहे हैं विशेष बैठक के लिए। तो आई होप कि आपकी क्लियर हो गई होगी। ये चीज़ तो हमने धारा 51 के अंदर पढ़ ली थी, छोड़ गई पीठासीन वाला। आ गई बात समझ में। अब इनके अलावा कौन कौन से अलग प्रावधान किए गए, ध्यान रखना। इसमें ये कहा गया कि जो भी बैठक होगी, जो भी बैठक होगी वो सामान्यतः कहाँ पे होगी, नगर पालिका ऑफिस के अंदर होगी। आ गई बात समझ में। उसके अलावा जो भी अध्यक्ष हैं, अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी, पीठासीन अधिकारी द्वारा। आ गई बात समझ में। उसके अलावा जितनी भी ये बैठक है वो क्या होंगी, आम जनता के लिए। आम जनता क्या कर सकती है इसके अंदर, एक तरीके से भाग ले सकती है। मत वगैरह जैसे वोटिंग वगैरह नहीं करवा सकते, पर भाग ले सकती है, ठीक है। अब ये भाग लेने वाले में भी क्या है, आम जनता को क्या कर सामान्यतः क्या होगा, जो भी प्रक्रिया होगी उस वो जितनी भी वहाँ की जनता है, कोई भी अगर उस नगर पालिका या उस क्षेत्र का निवासी है वो उसमें भाग ले सकता है। भाग इन द सेंस मतलब वो वहाँ पे जाके बैठ सकता है, कार्यवाही देख सकता है एक तरीके से, ठीक है। परंतु जो भी पीठासीन अधिकारी हैं, पीठासीन अधिकारी विशेष मामलों में कोई भी अगर ऐसी बैठक हो रही है जिसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाना है, जिसमें जो भी डिस्कशन है वो भी कॉन्फिडेंशियल रखा जाना है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, विशेष जो प्रावधान होंगे
क्या कर सकता है, निर्बाधित कर सकता है, मतलब उनको भाग लेने से रोक सकता है। ये चीज़ आपको धारा 3 के अंदर दे रखी है। कुल मिला के ये है कि जो भी बैठक होगी वो कहाँ होगी, नगर पालिका ऑफिस में होगी। अध्यक्षता पीठासीन अधिकारी करेगा और आम जनता क्या कर सकती है, उसमें भाग ले सकती है। ये चीज़ें तो हमने इधर पढ़ ली। सामान्य बैठक का मैंने आपको बता ही दिया, विशेष बैठक का बता दिया। अगर 7 दिन में अध्यक्ष आयोजित करवा देता है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं करवाता है तो उसमें क्या होगा, पीठासीन अधिकारी क्या करेगा, ये 7 दिन बाद में अगले आने वाले 10 दिन के अंदर विशेष बैठक का आयोजन करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बैठक हो गई। बैठक का जो प्रावधान है वो हो गया। अब क्या होगा, जैसे ही बैठक होगी उससे पहले कुछ टाइम पीरियड डिसाइड किए गए हैं जिसके अंदर अंदर क्या होगा, सूचना देनी होगी। आगे बात समझ में। अब आपको ध्यान में रखना है, ये सामान्य स्थिति के अंदर, अगर कोई सामान्य स्थिति है तो सामान्य स्थिति के अंदर क्या होगा, 6 दिन पूर्व है। 6 दिन पूर्व क्या करना होगा, सूचना देनी पड़ेगी। मान के चलो कोई बैठक है वो 7 जनवरी को आयोजित करनी है, तो ध्यान रखना उसको क्या होगा, 1 तारीख को, 1 जनवरी तक उसको क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा। मतलब जो भी बैठक का आयोजन की जो दिनांक है उससे कुल मिलाकर 6 दिन पहले क्या करना पड़ेगा, सूचित करना पड़ेगा जो भी लोग उसमें भाग लेने वाले हैं उनको। अब ये जो सूचना है इसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे जो भी टाइम है, बैठक का जो टाइम है वो हो सकता है, जो भी बैठक का स्थान है उसके लिए सूचना देनी होगी। उसके अलावा जो भी तारीख है, मतलब कुल मिला के जो बैठक की जितनी भी डिटेल है उनकी सूचना 6 दिन पूर्व देनी होगी। आ गई बात समझ में। अब कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, दो दो कंडीशन हो सकती है इसमें। अगर कोई विशेष बैठक है, आपातकालीन में कोई बैठक हो सकती है, या फिर ऐसा कंडीशन होगी, जो विफलता हमने यहाँ पे पढ़ी थी अभी, जो ये वाली विफलता हमने यहाँ पे पढ़ी थी अध्यक्ष के मामले में, ऐसी कंडीशन हो जाती है कि कोई भी विशेष बैठक का आयोजन करवाना हो या फिर अध्यक्ष विफल हो गया हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो बैठक आयोजित होगी उसकी सूचना कितने दिन में देनी होगी, 48 घंटे पहले। कुल मिला के ये है कि अगर कोई भी एक्स वाई जेड कंडीशन है तो क्या होगा, उसको 48 घंटे पहले सूचित करना ही होगा। ये तो हो गया सीधी सीधी बात। अगर सामान्य स्थिति है तो कैसे, कितने दिन में कर सकते हैं, 6 दिन के अंदर कर सकते हैं। आ गई बात समझ में। यही आपको नियम नंबर 4 के अंदर दे रखा है। तो 1 और 2 तो निश्चित रूप से आपको याद हो गए, संचित नाम, लागू होने की दिनांक। 2 नंबर का परिभाषा, 3 नंबर की बैठक के बारे में था, 4 नंबर की थी कि बैठक की सूचना क्या कैसे कैसे देनी होगी। आगे बात समझ में। ठीक है, और ये जो सूचना होगा, ये सूचना कौन देगा, ये सूचना देगा सीएमओ, मतलब चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो है, ये सूचना प्रसारित करेगा या सूचित करेगा सभी को। आगे बात समझ में। उसके बाद में नियम नंबर 5 के अंदर पढ़ते हैं कि जो भी ये बैठक होगी उस बैठक के अंदर क्या क्या कार्य किए जाएंगे, उन कार्यों के लिए एक सूची बनेगी, एक लिस्ट बनाई जाएगी कि भाई कौन कौन से टॉपिक पे डिस्कस करना है, किस किस प्रस्ताव को रखना है। तो ये सब चीज़ें जो है वो पहले से एक कार्य सूची बनाई जाएगी, और इस कार्य सूची को बनाने का काम कौन करेगा, इसको चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर, मतलब मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो है वो इसको बनाएगा। अब इसमें शामिल कौन कौन से किए जाएंगे, जो भी जो भी प्रस्ताव, जो भी विचार करने हैं। ठीक है, उसके अलावा अध्यक्ष द्वारा कोई भी विषय शामिल करवाया जा सकता है। आगे बात समझ में। इसके अलावा कोई भी सदस्य जो हैं, सदस्य क्या कर सकते हैं, कोई भी विषय शामिल करवा सकते हैं। परंतु इस सदस्य वाली जो बात है इसमें एक अ, आप कंडीशन लागू कर दी गई है कि जो भी सदस्य, अगर कोई भी एक्स वाई जेड कोई प्रस्ताव रख रहे हैं तो उस प्रस्ताव के लिए उनको क्या होगा, अध्यक्ष की
मंजूरी के साथ, मतलब अध्यक्ष की मंजूरी के बिना जो है सदस्य कोई भी प्रस्ताव नहीं रख सकते, केवल एक चीज को छोड़कर। अब यहाँ पे अपवाद आ जाता है। अपवाद क्या है? विशेष बैठक से संबंधित। मतलब अगर सदस्यों को विशेष बैठक का आयोजन करवाना है और उसके लिए अगर वो कोई प्रस्ताव रखते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, उसके लिए अध्यक्ष की मंजूरी नहीं लेनी पड़ेगी। बाकी अगर सदस्य इस चीज के अलावा, विशेष बैठक के अलावा अगर कोई प्रावधान करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, पूर्ण रूप से अध्यक्ष की स्वीकृति होनी चाहिए साथ में। ये चीज आपको नियम नंबर 5 के अंदर दे रखी है। आ गई बात समझ में? उसके बाद में जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि धारा 52 के अंदर अधिकार दे रखे हैं, तो वो की वो बात यहाँ पे आ जाती है कि नगर पालिका के अंदर पर्सन कौन पूछ सकता है, ठीक है, और किस प्रकार उसका जवाब दिया जाएगा। ये चीज़ हम धारा 52 के अंदर पढ़ चुके हैं और उसी को आगे बढ़ाते हुए हम नियम नंबर 6 के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको धारा 52 के अंदर बताया था कि जो भी सदस्य हैं वो क्या करेंगे, नियमाधीन, ठीक है, नियमों के अधीन प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। अब ये जो पर्सन होंगे वो क्या होंगे, नगर पालिका से संबंधित होंगे या फिर नगर पालिका की कार्यवाही से संबंधित होंगे। आगे बात, सदस्य क्या कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। अब जो ये सदस्य प्रश्न पूछेंगे, इन प्रश्नों का जो जवाब होगा वो प्रशासन द्वारा दिया जाएगा। आगे बात, प्रशासन द्वारा क्या किया जाएगा, जवाब दिया जाएगा, और कितने दिन में दिया जाएगा, 15 दिवस में। जिस भी दिन वो प्रश्न पूछता है, उस प्रश्न पूछने के 15 दिन के अंदर अंदर उसको जवाब देना होगा, और वो भी कौन सा, लिखित जवाब देना होगा। अगर ऐसा कंडीशन आती है कि जो प्रशासन है, जिसको भी जवाब देना है, जो भी जिम्मेदार है उसके लिए जवाब देने के लिए या फिर आंसर करने के लिए, अगर वो विफल हो जाता है, विफल की कंडीशन में क्या हो जाएगा कि जो भी आगामी बैठक है, जो भी आगामी बैठक है उसमें क्या करना पड़ेगा, ओरली उसको आंसर करना पड़ेगा, या फिर बोल सकते हैं मौखिक रूप से। आगे बात समझ में, 15 दिन का लिखित का टाइम हो गया, और जो भी नेक्स्ट बैठक आएगी उसमें क्या कर सकते हैं, ओरली जवाब देना पड़ेगा। उसके बाद में है बैठक का फोरम क्या होगा, बैठक की गणपूर्ति क्या होगी, ये चीज़ आपको डिस्कस करनी है, ठीक है। तो बैठक की गणपूर्ति का मतलब ये है कि किसी भी बैठक में इतनी तो कम से कम संख्या होगी, कार्यवाही ढंग से चल सके। ऐसा नहीं है कि कोई एक आदमी है और उसने बैठक कर ली, अपने हिसाब से डिसीजन करके चला गया। कम से कम कितने सदस्य होंगे ताकि वो बैठक चालू हो सके, या फिर जिस जो भी कार्य हैं वो उसके मान्य हो सके, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि जो भी सदस्य हैं, जितनी भी कुल सदस्य हैं, उनके 1/3 सदस्य कम से कम 1/3 सदस्य अगर किसी बैठक में है, तभी उसको मान्य किया जाएगा। अदरवाइज ऐसा मान लिया जाएगा कि बैठक की गणपूर्ति कंप्लीट नहीं हुई, कोरम जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ, और उसकी उसके लिए अलग से एक व्यवस्था की गई है कि अगर नियम नंबर 8 में कहा गया है कि अगर गणपूर्ति नहीं होती है तो क्या होगा, बैठक स्थगित हो जाएगी, ठीक है। जो भी कुल संख्या है उसके 1/3 सदस्य अगर नहीं आते हैं बैठक में, कम से कम 1/3 सदस्य भी नहीं आते हैं, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, फोरम जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो जो पीठासीन अधिकारी है, जो भी पीठासीन अधिकारी है के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, उस बैठक को स्थगित कर दिया जाएगा, या एक तरीके से जो भी अगली जो बैठक है उसकी क्या कर दी जाएगी, डेट डिसाइड कर दी जाएगी।
आ गई बात समझ में? मतलब क्या होगा, अगर कोरम ही नहीं है, अगर पर्याप्त संख्या में बैठक करने के लिए सदस्य नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, पीठासीन जो अधिकारी है वो क्या करेंगे, नेक्स्ट बैठक की दिनांक डिसाइड कर देंगे, और जो वर्तमान में रनिंग जो बैठक थी उसको क्या कर देंगे, स्थगित कर देंगे। तो छोटे छोटे नियम हैं। और बस आपको क्या है, मेन थोड़ा सा जोर आएगा टाइटल से संबंधित। तो टाइटल से संबंधित जैसे ही हम एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे, तो उस टाइम क्या है, एक तो माइंड मैप प्रिपेयर कर लेंगे, लगभग तो हो चुके हैं, उन पे काम चल रहा है। जो माइंड मैप है इनके, जो माइंड मैप का मतलब है कि जैसे थ्योरी दे रखी है, पूरी थ्योरी दे रखी है। अब इस धारा 8 के अंदर, सॉरी नियम नंबर 8 के अंदर आपको एक पैराग्राफ दे रखा है। उसके लिए आपको एक पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल इतने से भी बस ये एक छोटा सा डायग्राम बनाना है, और इसको ही क्या बोल देंगे, माइंड मैप बोल देंगे। ठीक है, माइंड मैप आपको बना के चलना है, उसी से आपको रिवीजन में आसानी होगी। वरना तो आप कितना पढ़ लोगे, अगर लास्ट में अगर मई के अंदर एग्जाम हुई तो आप क्या क्या रिवाइज करोगे, आपको यही नहीं ध्यान में रहेगा कि कौन सी धारा में क्या चीज़ दे रखी है। ठीक है, या कौन से नियम के अंदर क्या कंसेप्ट दे रखा है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो माइंड मैप से आपको स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, और टाइटल का तो देखो सबसे इजी आपको मैं बताऊं, अपनी खुद की ट्रिक बनाओ, हालांकि मैं भी आपको थोड़ी हेल्प कर दूंगा, परंतु खुद की ट्रिक बनाओ, प्लस इनको बार बार में लिखो। जैसे नियम नंबर 8 में गणपूर्ति है, और इनको कोरिलेट करो आपस में। जैसे 7 और 8 में क्या है, गणपूर्ति से संबंधित है, कोरम से संबंधित है। ठीक है, पर्सन से संबंधित धारा नियम नंबर 6 था, या फिर बैठक की जो कार्य सूची है उससे संबंधित कौन सा था, 5 था। तो ऐसे इनको रिलेट करके चलना है, एक कहानी सी बना के चलनी है दिमाग में। आगे बात समझ में? तो हम 8 तक डिस्कस कर चुके हैं। 9 नंबर का जो है उसके अंदर हम देखेंगे कि विनिश्चय। विनिश्चय का मतलब है कि नगर पालिका की जो बैठक होगी उसके अंदर क्या होगा, कोई ना कोई प्रस्ताव पेश किया जाएगा। ठीक है, अब उस प्रस्ताव के अंदर क्या होगा, एक निर्धारित नीति के तहत। अब इसमें 3 कंडीशन आ सकती हैं। एक तो बहुमत हो सकता है। बहुमत का मतलब है कि जो जितने भी मत पड़े हैं, जितने भी वोटिंग हुई है उसके 50% से अधिक हो। ठीक है, या फिर एक मत। एक मत का मतलब है कि 100% जो है उसके पक्ष में रहे। आ गई बात समझ में? या फिर ये हो सकता है कि 50-50 हो जाए, मतलब मान के चलो किसी नगर पालिका के अंदर 40 सदस्य हैं या 40 वोट पड़ते हैं, उस 40 में से 20 तो उसके पक्ष में पड़ गए और 20 किस में हो गए, विपक्ष में। ठीक है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो ऐसी कंडीशन में आपको इस नियम में यही ध्यान रखना है कि जो निर्णायक वोट होगा, ठीक है, निर्णायक वोट जो है वो कौन देगा, पीठासीन पदाधिकारी। आ गई बात समझ में? पीठासीन पदाधिकारी क्या करेगा, निर्णायक वोट देगा। और आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा पूछा जा सकता है कि अगर ऐसी कंडीशन आती है कि मतों की संख्या जो है वो किसी भी निश्चय पर बराबर हो जाती है, किसी भी प्रसंग पर बराबर आ जाती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो पीठासीन अधिकारी है वो क्या करेगा, अपना फाइनल जो डिसीजन वोट है वो देगा। आ गई बात समझ में? उसके बाद में मत के लिए कोई प्रस्ताव रखने का ढंग, मतलब किस तरीके से मत किया जाएगा। कोई भी प्रस्ताव अगर रखा जाता है तो उस पर किस तरीके से वोटिंग की जाएगी। तो ध्यान रखना, जितने भी सदस्य हैं उनको प्रस्ताव रखने के बाद में क्या कहा जाएगा कि भैया जो भी इससे सहमत है या फिर असहमत है, वो व्यक्ति क्या करे, अपने हाथ ऊपर करें। ठीक है, पहले सहमत वालों को करा लिया जाएगा, फिर असहमत को कर लिया जाएगा। और ये जो असहमत और सहमत है, इनके क्या किए जाएंगे, जो भी नाम है वो रिकॉर्ड में दर्ज कर लिए जाएंगे। मतलब जो भी कार्यवाही होगी उसकी पूरी को पूरा लेखा जोखा रखा जाएगा। और 10 में आपको ये ध्यान रखना है कि हाथ ऊपर किए जाएंगे, और उन हाथ, जो भी हाथ ऊपर हुए हैं, चाहे वो पक्ष में है चाहे विपक्ष में, उनको काउंट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा नियम कहता है बैठक का कार्यवर्त। कार्यवर्त का मतलब है मिनट्स, मतलब संक्षिप्त ब्यौरा। आगे बात समझ में? कोई भी बैठक होती है तो उसका छोटा सा एक हाईलाइट, जो 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 भी चीज़ हुई है उनको क्या करना है, तैयार करना है। तो अब ये तैयार कौन करेगा, सबसे पहले आपके क्वेश्चन आना चाहिए कौन तैयार करेगा। तो इसको कौन करेगा, चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर करेगा, जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी है वो करेगा। और जो भी बैठक है,
मतलब जो भी बैठक आयोजित की गई है, जैसे मान के चलो 1 तारीख को, 1 जनवरी को बैठक आयोजित की गई है, तो उसके 3 दिवस के अंदर को बैठक कंप्लीट होने के बाद में 3 दिन के अंदर क्या करेगा, जितनी भी डिटेल है, जैसे कोई किसी ने क्या कहा है, ठीक है, कितने लोगों ने उसके पक्ष में रखा है, कोई भी मैटर है, जैसे मान के चलो कोई नया टैक्स लागू करना है या फिर कोई नया चार्ज वसूलना है, तो ऐसी कंडीशन में कितने लोगों ने उसके पक्ष में वोट दिया है, कितने लोगों ने उसके विपक्ष में वोट दिया है, ये सब चीज़ें रिकॉर्ड में तैयार होंगी, और वो किसके द्वारा तैयार की जाएंगी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा की जाएंगी। आगे बात समझ में। उसके अलावा जितनी भी ये कार्यवर्त या बैठक हुई है, ठीक है, इनकी प्रति अलग अलग व्यक्तियों को भेजा जाएगा। एक तो जितने भी व्यक्तियों ने उसमें भाग लिया है, ठीक है, या एक तरीके से मैं बोलूँ कि जो भी अध्यक्ष है, जो भी उस बैठक में भाग लेने वाले अध्यक्ष हैं, उनको क्या किया जाएगा, कॉपी भेजी जाएगी। आगे बात समझ में, ठीक है। या फिर मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे जो निदेशक हैं, निदेशक स्थानीय निकाय, मतलब जो भी रीजनल बॉडी है उसके जो डायरेक्टर हैं उनको एक कॉपी भेजी जाएगी। उसके अलावा जो भी उपनिदेशक है उनको क्या किया जाएगा, जो भी जीरोक्स है उसकी डिटेल्स जो हैं वो सेंड कर दी जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में आ गई। ये तो हो गई प्रति, ठीक है, ये तो मतलब इन दोनों को तो भेजनी ही भेजनी है। उसके अलावा अगर नगर निगम है, नगर निगम के मामले में क्या होगा, एक जो भी कार्यवर्त बनेंगे, जो भी डिटेल है जो किसी भी बैठक की, वो बैठक की डिटेल कहाँ पे भेज जाएंगी, नगर निगम के मामले में जो भी डिविजनल कमिश्नर है, या फिर बोल सकते हैं हम खंड आयुक्त, जो भी डिविजनल कमिश्नर है उनको भेजा जाएगा, ठीक है। जो भी संभागीय आयुक्त हैं उनको भेज दिया जाएगा। आगे बात समझ में। और नगर पालिका और परिषद के मामले में क्या होगा, जो भी उस क्षेत्र के कलेक्टर हैं, उन कलेक्टर को क्या किया जाएगा, एक प्रति भेज दी जाएगी। आगे बात समझ में। कुल मिला के क्या होगा, सीएमओ तो तैयार करेगा, जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी है वो तैयार करेगा, कितने दिन में, 3 दिन के अंदर, ठीक है। जितनी भी पूरी डिटेल है, किस नियम से कार्यवाही हुई है, कितनी वोटिंग हुई है, कैसे कैसे लोगों ने उसके पक्ष और विपक्ष में वोट किया, वो सब उसमें डाल के कॉपी तैयार करेगा। 2 कॉपी ये तो भेजनी भेजनी है, चाहे वो नगर पालिका है या फिर नगर निगम है। आगे बात, अब क्या होगा, अगर नगर निगम है तो जो भी संभागीय आयुक्त है वहाँ भेज दिया जाएगा, और नगर पालिका और परिषद के मामले में जिला कलेक्टर के पास में भेज दी जाएगी। आगे बात समझ में। के बाद में क्या होगा, प्रत्येक व्यक्ति क्या है, जो भी सदस्य उस बैठक में बोल रहे हैं, ये बैठक की बात हो रही है, ध्यान रखना, जो भी सदस्य बोल रहे हैं उनको ध्यान रखना है कि अपनी मर्यादा में रहते हुए बोलें, किसी का अपमान नहीं करें, ठीक है। ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जिनके ऊपर उनको डिस्कस नहीं करना, कोई भी ऐसा मामले जो न्यायालय के अंदर है, कोई भी XYZ, कोई भी अगर मामला है जो न्यायालय के अंदर लंबित है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उस पर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं की जाएगी, ठीक है। कोई भी संसद या विधानसभा, संसद या विधानसभा की कोई भी कार्यवाही होती है, उसके खिलाफ कोई भी टीका टिप्पणी नहीं की जाएगी। उसके अलावा इसमें जैसे आपके जो एक्ट है उसके अंदर दे रखा है कि जो भी मान हानिकारक शब्द हैं, अपशब्द जो भी हैं, उनका उपयोग बैठक के अंदर नहीं किया जाएगा। आगे बात समझ में। उसके अलावा किसी भी व्यक्ति पर व्यक्तिगत रूप से कोई भी लांछन नहीं लगाया जाएगा। व्यक्तिगत मतलब मान के चलो ये 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, 2 सदस्य हैं, ए और बी, इन दोनों की किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि ये एक दूसरे पर यहाँ पे टिक्का टिप्पणियाँ छींटा किसी करने लग जाए, एक दूसरे के को भला बुरा कहने लग जाए, ठीक है। जो बैठक से संबंधित कार्य हैं वो ही करने हैं आपको बैठक में। आ गई बात समझ में। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति को बोलने के लिए छूट दी गई है, तो ऐसा मतलब नहीं है कि वो लगातार उसमें बाधा पहुंचाए। जैसे मान के चलो कोई भाषण चल रहा है, उसके अंदर बीच में हो हल्ला करने लग गए, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है।
और अगर फिर भी ये लगता है कि पीठासीन जो अधिकारी हैं, पीठासीन अधिकारी क्या कर सकता है, अगर कोई व्यक्ति है जो लगातार क्या कर रहा है, प्रतिबंधित कर रहा है, या फिर जो भी हमने ये न्यायालय से संबंधित करी है जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं, अगर इनके बारे में बार बार जो मना की गई चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, पीठासीन अधिकारी जो है उसको क्या कर सकता है, निर्बाधित कर सकता है, मतलब उसको बाहर निकाल सकता है वहाँ से। आ गई बात समझ में? बस यही दे रखी है इसके अंदर कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं इनको आप पर एक तरीके से बैठक के अंदर डिस्कस नहीं करना। ठीक है। भाषणों की अवधि है, तो भाषणों की अवधि में आपको मैं बताऊं, जो भी आपको मैं सबसे पहले मैंने आपको जो 2 नंबर का जो रूल मैं आपको पढ़ा रहा था परिभाषा से संबंधित, उस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि इस नियम के अंदर, कार्य संचालन के अंदर सर्वा कौन है, पीठासीन अधिकारी। तो ये पीठासीन अधिकारी जो है ये क्या करेगा, जो भी सदस्य होंगे या भी जो भी वक्ता होंगे उनके बोलने की जो समय अवधि है, इसको क्या कर सकता है, निर्धारित कर सकता है कि भैया ऐसा नहीं हो कि कोई ए व्यक्ति है वो लगातार 4 घंटे तक बोलता गया और 4 घंटे बाद में बैठक ही बंद हो गई, औरों का नंबर नहीं आया। तो ये क्या कर सकता है, प्रत्येक व्यक्ति की या प्रत्येक सदस्य की क्या कर सकता है, जो भी बोलने वाले सदस्य हैं उनकी टाइम पीरियड डिसाइड कर सकता है। आगे बात समझ में? इसके लिए कोई अलग से नियम नहीं है, वो अपने क्या कर सकता है, विवेकानुसार, विवेकानुसार क्या कर सकता है, भाषणों की अवधि जो है वो निर्धारित कर सकता है। नियम नंबर 14 कहता है कि जब कोई सदस्य, कोई भी बैठक हो रही है, मान के चलो किसी कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित है, ठीक है, या फिर किसी संविदा से संबंधित है। अब ये संविदा है, ये मान के चलो सड़क से, कोई सड़क बनानी है पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में, ये सड़क बनानी है, ठीक है, इसके लिए कोई मीटिंग हो रही है, ठीक है। अब कोई भी नगर पालिका का ऐसा सदस्य है जो जो भी ठेकेदार है उसका जानकार हो, या तो क्या हो उसमें, मतलब कुल मिला के ये है कि उसमें प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं होनी चाहिए। जो भी सदस्य भाग ले रहे हैं, जितने भी, मान के चलो ये नगर पालिका की बैठक हो रही है और इस बैठक में जो भी सदस्य हैं, ये सदस्य जो भी विचाराधीन विषय है, जिस भी विषय के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, उसके अंदर लाभ का भागी नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे सड़क का अगर डिस्कशन हो रहा है तो उस सड़क में उनका कोई भी व्यक्तिगत रूप से फायदा नहीं होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो स्वयं हो या फिर उसके घर वाले हो सकते हैं, मतलब जो उसके परिवार के सदस्य हैं वो भी उसमें प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से लाभ के भागी नहीं होना चाहिए। आगे बात समझ में? ये चीज़ आपको कहाँ दे रखी है, नियम नंबर 14 के अंदर दे रखी है, ठीक है। फिर भी अगर उसको पीठासीन पदाधिकारी को, पीठासीन पदाधिकारी को यह लगता है कि कोई भी सदस्य जो है वो लाभ का भागी है, जो भी विषय डिस्कस हो रहा है उसके बारे में, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इस सदस्य को, ऐसे सदस्य को क्या कर सकता है, निर्बाधित कर सकता है, बैठक में भाग लेने से मना कर सकता है, ठीक है। निर्बाधित भी कैसे कर सकता है, एक तो बैठक में कर सकता है और दूसरा क्या कर सकता है, उस विषय पर मत डालने से भी कर सकता है। आ गई बात समझ में? अगर आपका कोई फायदा हो रहा है, ऐसा कोई सब्जेक्ट डिस्कस किया जा रहा है जिसमें आपका फायदा है, तो आप सदस्य के तौर पर ना तो वहाँ बैठक में भाग ले सकते हो, प्लस ना ही वहाँ पे वोटिंग कर सकते हो। आ गई बात समझ में? अब कोई भी एक दिन है उसके अंदर कौन कौन से कार्य किए जाएंगे, तो ये ध्यान रखना, एक दिन के अंदर वही सब कार्य किए जाएंगे जो कि हमने कार्य सूची के अंदर शामिल किए गए हैं, ठीक है। कार्य सूची का मैंने आपको नियम नंबर 5 के अंदर भी डिस्कस किया था कि जो भी कार्य सूची है जो इसके द्वारा तैयार की जाती है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा, तो वो जितना भी मैटर वहाँ पे तैयार किया गया है उसी के ऊपर पूरे दिन में काम होगा, ठीक है। अब कोई ऐसी कंडीशन भी आ सकती है कि उसके अलावा अगर हमें कुछ डिस्कस करना है, अगर उस कार्य के अलावा जो कार्य सूची में शामिल है उनके अलावा अगर हमें कोई काम करना है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो पीठासीन अधिकारी है
पीठासीन अधिकारी क्या करेगा, जितने भी सदस्य हैं उनके 3/4 सदस्यों से मंजूरी लेगा। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो है कि जो भी काम होगा वो किसके अनुसार होगा, कार्यसूची के अनुसार। ठीक है, कार्यसूची के अनुसार होगा। और ये वाला पोर्शन में आगे की धारा है, तो आपको मिक्स नहीं हो तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता देता हूँ। तो इसमें आपको 15 में यही ध्यान में रखना है कि जो भी कार्य होंगे वो किसके अनुसार होंगे, कार्यसूची के अनुसार होंगे। और कार्यसूची मैंने आपको बताया था कि नियम नंबर 5 के अंदर हमने डिस्कस किया था कि किसके द्वारा बनाई जाएगी, सीएमओ के द्वारा, मतलब मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा बनाई जाएगी। ठीक है, नियम नंबर 16 है कि अगर बैठकों में कोई कार्य किया जाना है तो वो किस हिसाब से किया जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको मैंने बताया कि कार्यसूची जो भी होगी उसके अनुसार जितने भी कार्य हैं वो पूरे किए जाएंगे। अगर कार्यसूची में शामिल नहीं है, कोई ऐसा कार्य है जो कार्यसूची में शामिल नहीं है, तो क्या होगा, जो भी पीठासीन अधिकारी है, पीठासीन अधिकारी क्या करेगा, कुल सदस्यों के, जो भी उस बैठक में शामिल हैं, बैठक में शामिल कुल सदस्यों के एक सॉरी 3/4 या 75% बोल सकते हैं, 3/4 या 75% सदस्यों से मंजूरी लेगा। मतलब जैसे एक बैठक है तो बैठक के लिए पहले क्या होती है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी एक कार्यसूची तैयार कर लेता है। अगर कोई कार्य है या फिर ऐसा कोई टॉपिक है जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है और वो उस कार्यसूची के अंदर शामिल नहीं हुआ उस टाइम पे, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो भी पीठासीन अधिकारी है या जो भी अध्यक्षता कर रहा है व्यक्ति, वो क्या करेगा, विषय को सामने रखकर और उस पर वोटिंग कराएगा। अगर 75% जनता ये चाहती है या 3/4 सदस्य ऐसे चाहते हैं कि इस टॉपिक पे डिस्कशन होना चाहिए, तो हो जाएगा, और वरना फिर नहीं होगा। आ गई बात समझ में। ये आती है धारा 16 के अंदर। 17 के अंदर है बैठक का निलंबन। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, निलंबन कौन करेगा, जो भी पीठासीन अधिकारी है, जो भी पीठासीन अधिकारी है वो क्या करेगा, निलंबन करेगा। ठीक है, अब ये निलंबन कैसे हो सकता है, व्यवस्था बनाने के लिए। व्यवस्था का मैंने आपको यहाँ पे इसलिए बताया कि जो इससे आगे वाला जो नियम है वो क्या है, व्यवस्था बनाने के लिए ये। तो 17 और 18 लगभग एक से ही नियम है। कि 17 में तो ये है कि बैठक का निलंबन कौन करेगा, पीठासीन अधिकारी करेगा। ठीक है, और क्यों करेगा, व्यवस्था अगर उसको ये लगता है कि अव्यवस्था फैल रही है, फिर व्यवस्था नहीं बन रही प्रॉपर तरीके से बैठक में, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वो निलंबित कर देगा। ठीक है, और इसमें 17 नंबर के अंदर एक चीज़ और दे रखी है कि अगर ऐसी कंडीशन आती है, या फिर नेक्स्ट में आपको बता दूंगा ताकि आपको क्या हो, मिक्स नहीं हो। वैसे 17 और 18 क्या है, लगभग सेम सी धारा है। ठीक है, तो इसमें बैठक का निलंबन आपको ध्यान रखना है और व्यवस्था बनाए रखना। तो ये बनाए रखना में मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि बनाए रखने का जो दायित्व है वो किसके ऊपर होगा, पीठासीन अधिकारी पे होगा। ठीक है, व्यवस्था कौन बनाएगा, पीठासीन अधिकारी बनाएगा। और यह क्या कर सकता है, पुलिस सहायता भी दे सकता है। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जो ज़्यादा बदफेली कर रहा है या ज़्यादा उछल कूद कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, पीठासीन अधिकारी क्या कर सकता है, पुलिस को बुला सकता है और पुलिस को इन्वॉल्व कर सकता है इसके अंदर। आ गई बात समझ में। सीधी सीधी है बस ये, मतलब आपको जैसे ही एक बार बताया याद हो गया, ऐसा सीन है। और ये कॉमन सेंस वाला काम है, ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो 18 का मैंने आपको बता दिया। फिर नियम नंबर 19 के अंदर है कि बैठकों में विशेषज्ञों को बुलाने की शक्ति है। अब ये शक्तियाँ किसके पास होंगी, तो वापस से वही आ जाते हैं हमारे जनाब पीठासीन अधिकारी। मतलब जो भी अध्यक्षता करेगा वो क्या कर सकता है, यह अधिकार रखेगा कि अगर कोई बैठक है और उसके अंदर ऐसा कोई विषय है, जैसे मान के चलो कि कोरोना का काल चल रहा है, उस समय क्या हुआ,
मेडिकल के कोई एक्सपर्ट को बुलाया जा सकता है। ठीक है, मेडिकल भी कौन सी, जो ह्यूमन डॉक्टर होते हैं, जो मानव के जो बायोलॉजी वाला जो पोर्शन है उसके जो डॉक्टर हैं उनको बुलाया जा सकता है। फिर जैसे अभी लेटेस्ट लंपी चली थी, लंपी का जो रोग चला था उस टाइम कोई भी वेटनरी जो डॉक्टर है, वेटनरी डॉक्टर को क्या कर सकते हैं, बुलाया जा सकता है अगर लंपी से संबंधित कोई बैठक हो रही है। ठीक है, और XYZ जैसे लाइटिंग का कोई काम है, या फिर आपको मैं बताऊं 5G की जो सर्विस चल रही है, उस 5G की जो सर्विस है उसके लिए कोई बैठक चल रही है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो भी संचार से संबंधित कोई विशेषज्ञ है, या जो संचार से संबंधित जो एक्सपर्ट है, उनको क्या किया जा सकता है, बैठक में शामिल किया जा सकता है। और ये किसके द्वारा किया जाएगा, पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाएगा। आ गई बात समझ में? ठीक है, उनसे क्या होगा, बेनिफिट होता है डिसीजन लेने के अंदर, और जो भी प्रस्ताव है उनके अंदर सुधार करने के लिए, तो इसलिए क्या कर सकते हैं, उनको शामिल कर सकते हैं। फिर नियम नंबर 20 ये कहते हैं कि ये तो आपने क्या हुआ, नगर पालिका अधिकारी और पीठासीन अधिकारी, नगर पालिका के जितने भी अधिकारी हैं या फिर पीठासीन अधिकारी सदस्य, सब लोग मिलकर क्या है अभी तक काम कर रहे थे। परंतु अगर राज्य सरकार क्या करती है, कोई भी आदेश के द्वारा बैठक आहूत करवाने के लिए, मतलब बैठक को बुलाने के लिए कहती है, राज्य सरकार के द्वारा ये कहा जाता है कि भैया 5 फरवरी को आपको क्या करना है, बैठक आयोजित करनी है, तो वो बैठक क्या करनी पड़ेगी, आयोजित करनी ही पड़ेगी। ठीक है, प्लस जो भी कार्यसूची हमने पढ़ा था नियम 5 के अंदर, नियम 5 में हमने पढ़ा था कि CMO क्या करता है, कार्यसूची तैयार करता है। उस कार्यसूची में अगर राज्य सरकार को कोई विषय शामिल करवाना है, ठीक है, कोई भी चीज़ शामिल करवानी है, तो क्या कर सकते हैं, राज्य सरकार कर सकती है, और नगर पालिका क्या होगी, इसके लिए बाध्य होगी। आगे बात समझ में? ये आपको नियम नंबर 20 के अंदर कहा गया है। फिर सेकंड लास्ट जो नियम है वो हमारा आ जाता है नियम नंबर 21, नगर पालिकाओं की कार्यवाहियों और अभिलेखों की अभिरक्षा। तो आप में से जो लोग स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, और जो लोग लगातार इसको कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं, जो हमने टारगेट 40 सीरीज चलाई थी, प्लस जो MCQ में भी शायद हमने डिस्कस किया था, ये जो MCQ सीरीज टेलीग्राम पे चलाई जा रही है, तो वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था, जिन लोगों ने वो MCQ की पहली जो टेस्ट है वो नहीं दिया है, तो आपको नगर पालिका का जो टेस्ट है वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसके अलावा जो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट दे पाओगे। तो हम डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे कार्यवाही और अभिलेखों की रक्षा। तो आपको मैंने एक धारा पढ़ाई थी, धारा 45 से हमने स्टार्ट किया था, 45 और 46 में हमने नगर पालिका के कृत्य पढ़े थे। ठीक है, इसी सीरीज को हमने आगे बढ़ाते हुए 49 के अंदर, धारा 49 के अंदर हमने पढ़ा था अभिलेखों के बारे में। तो उसमें जो हमने डिटेल पढ़ी है वो कि वो आपको यहाँ पे नियम नंबर 21 में ध्यान में रखनी। और धारा 49 में हमने क्या पढ़ा था कि नगर पालिका की जितनी भी कार्यवाहियाँ हैं, जो भी XYZ कोई भी नगर पालिका के, चाहे वो बैठक से संबंधित है, चाहे वो समिति से संबंधित है, अगर ऐसी कोई कार्यवाही की जाती है तो उसके जितने भी रिकॉर्ड होते हैं, तो वो रिकॉर्ड जो होंगे उनकी अभिरक्षा, मतलब उनकी कस्टडी किसके पास में होगी, तो ये ध्यान रखना किसके पास में होती है, जो भी मुख्य नगर पालिका अधिकारी है उसका यह दायित्व बनता है कि वो क्या करेगा, अभिलेख तैयार करेगा, जितने भी कागजात हैं, दस्तावेज हैं, वो तैयार कौन करेगा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी करेगा। प्लस उनकी अभिरक्षा, उनको सुरक्षित रखने का काम, उनको मेंटेन करने का काम किसका होगा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गई? आई होप कि मतलब मैंने मेरी तरफ से 100% दिया आपको समझाने के लिए। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको कहीं ना कहीं डाउट है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, या तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इस वीडियो को वापस से देखना जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आती है। दूसरी चीज़ क्या करोगे कि आपको कमेंट करना है, या फिर आपको क्या करना है, व्हाट्सअप नंबर जो है अपने, वहाँ पे आपको डायरेक्ट व्हाट्सअप कर देना है। तो निश्चित रूप से आपकी जो कोई प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। और अगर ऐसा लगता है कि 2-3 लोगों की प्रॉब्लम आ रही है वही सेम, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो भी हमारा नेक्स्ट क्लास होगी या सेशन होगा उसके अंदर हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है,
तो आप बेझिझक अपनी जो भी प्रॉब्लम हो वो आप लिख सकते हो। रही बात नोट्स वगैरह की, तो नोट्स का मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो अपनी बुक है वो आप परचेज कर लो। वहाँ पे शॉर्ट नोट्स ये जिस लैंग्वेज में आपको पढ़ा रहा हूँ उसी लैंग्वेज में आपको दे रखा है। ये जो बुक मैंने आपको बताई थी, आपको बुक स्टोर पे जाके ये कहना है कि अवनी पब्लिकेशन EOR होगी पार्ट बी की हमें बुक चाहिए। या तो आपको मिल जाएगी लगभग सभी जगह पे, अगर नहीं भी मिलती है बाई चांस, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आपको उनको कह देना, जो भी बुक डिपो उनको कह देना कि भैया मंगा के दो हमें, ठीक है। और जो भी रिमोट एरिया के अंदर जो भी दूर दराज में रह रहे हैं उनके लिए ये लिंक दे रखा है, कमेंट बॉक्स में भी दे रखा है, आप डायरेक्ट वहाँ पे जाना और परचेज कर लेना, तो आपको बुक मिल जाएगी। जो भी 5 या 6 दिन की जो वर्किंग आवर्स हैं वहाँ पे। तो धारा 21 हमने यहाँ पे नियम नंबर 21 हमने डिस्कस कर लिया है। नियम नंबर 22 और आज का जो लास्ट नियम है, उस नियम में ये कहा गया है कि जो भी हमने कार्य संचालन नियम 2009 पढ़े उससे पहले कौन सा नियम था जो ये काम देख रहा था सभी। तो ध्यान रखना, जैसे ही मैंने पिछली बार पे आपको बताया था कि निरसन का मतलब है भंग होना, ठीक है। तो कौन से नियम है जिनको भंग करके, और ये 2009 नियम, कार्य संचालन 2009 है, ये नियम लागू किए गए। ध्यान रखना, इससे पहले जो नियम चल रहे थे वो चल रहे थे राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 1974, ठीक है। तो आपको केवल और केवल क्या करना है, ईयर ध्यान रखनी है, नाम सेम का सेम है, केवल जो 2009 था उससे पहले 1974 काम कर रहा था, ठीक है। या फिर आपको कहें कि अगर ये जो नियम आप हमने आज पूरी क्लास में पढ़े हैं ये किस नियम को रिप्लेस करके आए हैं, तो ये किसको आए हैं, कार्य संचालन नियम 1974 को। उसके अलावा व्यावर्तिया का मतलब है कि सेविंग्स, तो एक्ट हमने पढ़ा था उसमें धारा 125 और धारा 137 में भी हमने व्यावर्तिया पढ़ा था। तो व्यावर्तिया का मतलब है कि बचाव करना, ठीक है। अभी बचाव किस तरीके से किया गया है, तो इस धारा में आपको ये कहा गया है कि जो भी 1974 के अंदर जो भी चीज़ विधिपूर्ण थी, कोई भी चीज़ विधिपूर्ण थी या अविधिपूर्ण थी, मतलब कोई भी चीज़ लीगल या अलीगल थी, उनके जो स्टेटस हैं चाहे वो लीगल है चाहे अनलीगल है, तो उन उन चीज़ों के जो स्टेटस हैं, मतलब कोई चीज़ अगर कानूनी रूप से सही थी या फिर कानूनी रूप से गलत थी, उनका नए नियम लागू हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जो उनको पहले चाहे उनको सही ठहरा गया है चाहे गलत ठहरा गया है, वो चीज़ें अभी भी कंटिन्यू रहेगी। आ गई बात समझ में। ये दे रखा आपको नियम नंबर 22 में। और जो मैं आपको व्हाट्सअप नंबर की बात कर रहा था वो नंबर है 9468997282। यहाँ पे आप कमेंट कर देना कोई भी आपको क्योरीज होती है, चाहे वो बुक की रिगार्डिंग है चाहे वो पार्ट बी से रिगार्डिंग है, या फिर XYZ आपकी कोई भी इश्यू है रिगार्डिंग आपकी जो वैकेंसी है या फिर सिलेबस से संबंधित है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो आप, ठीक है। यूट्यूब पे आप फ्री माइंड होके बिल्कुल आप कमेंट कर देना। और उसके अलावा जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि PPT जो भी ये क्लासें हुई हैं अभी तक की, उन सभी की PPT प्लस MCQ सीरीज जो आपको यहाँ पे मिल जाएगी टेलीग्राम पे, ठीक है। टेलीग्राम आप डायरेक्ट भी यहाँ से सर्च कर सकते हो AK_EDU स्पॉट, और जो लिंक है वो आपको मैं बता रहा हूँ कि कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आ गई बात समझ में। तो आज का जो सेशन है उसको बाइंड अप करते हैं। अभी तक अगर आप देख रहे हो तो निश्चित रूप से आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करना है, कमेंट करना है, और अगर आपको लगता है ये यूज़फुल कंटेंट था तो निश्चित रूप से आपको क्या करना है, शेयर भी करना है, ठीक है दोस्तों। अपनी कंटिन्यू रखिए प्रिपरेशन को, और मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक धन्यवाद, थैंक यू।